नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों की हिस्सेदारी भी लगभग बरकरार रखी जाएगी। जेडीयू से 5 से 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। महनार सीट से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह खुशवा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की है संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकता है, जबकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पिछले मंत्रिमंडल के 25 में से 24 मंत्री इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि सुमित कुमार सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके। सुमित कुमार सिंह 2020 में निर्दलीय जीतकर बाद में जेडीयू कोटे से मंत्री बने थे। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के विवाद पर लालू यादव आरोपों के बीच राजद की बैठक में हुए शामिल। इसमें लालू यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच हुई लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि ये हमारे घर का मामला है, सभी घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं, हम घर में ही सुलझाएंगे, मैं इसे निपटाने के लिए वहाँ हूँ। मीटिंग के दौरान जिसमें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और जगदानंद सिंह समेत आरजेडी के सीनियर नेता शामिल हुए, जिसमें तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया। बताया गया कि बैठक में 1 to 1 बात की गई। चुनाव के परिणाम को कोर्ट ले जाने पर भी बात हुई है। महागठबंधन के नतीजों से विमर्श कर इसमें आगे फैसला लिया जाएगा। किसानों के विरोध आंदोलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए उज्जैन की लैंड पूलिंग नीति को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सिंहस्थ 2028 का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये फैसला किसानों, किसान संघ के प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और उज्जैन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद लिया। बैठक में किसान संघ की मांगों पर चर्चा की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लैंड पूलिंग निरस्त करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बैठक में लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि पूरा विश्व सिंहस्थ 2028 का वैभव देखेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जिला प्रशासन को लैंड पूलिंग निरस्तीकरण के आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका मामले में प्रथम दृष्टया विसंगतियां सामने आने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज कई हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच के निर्देश दिए हैं। एफएसएल को 1 महीने के भीतर एक स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि क्या सभी दस्तावेजों पर अशरफ अली के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्या याचिका वापसी आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 5 के वकील के हस्ताक्षर उसके वकालतनामे पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। प्रकरण में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अद्विक्ता परिजात धिस्तवा की ओर से धारा 379 बीएनएस के तहत दायर आवेदन पर विचार करते हुए ये आदेश पारित किया है। इसमें आरोप है कि याची ने झूठा हलफनामा और जाली दस्तावेज दिए हैं। इसमें उसके वकील के हस्ताक्षर भी हैं।
दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के तार अब हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंच गए हैं। परिवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े एक मामले में आज तड़के से दिल्ली और अन्य स्थानों पर 25 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्यवाही जारी है। जांच एजेंसी की एक टीम ने सुबह फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के कार्यालय में दस्तक दी। एजेंसी की टीम परिसर के अंदर मौजूद है और विभिन्न दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की तलाश ले रही है। दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी मोहम्मद उमर नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर नबी अंग्रेजी में तकरीर दे रहा है और इस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है। इस वीडियो में आतंकी उमर नबी अकेले है और कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बना रहा है। इस वीडियो में आतंकी उमर कहता है कि सुसाइड बॉम्बिंग को ठीक से समझा नहीं गया है। वीडियो में अपने टी शर्ट में लैपल लगाया हुआ उमर कहता है, लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये समझने में नाकाम रहना कि बम विस्फोट या आत्मघाती बम विस्फोट का विचार असल में क्या है। इसके खिलाफ कई विरोधाभास और अनगिनत तर्क हैं। वो आगे कहता है, आत्मघाती हमलों की मुख्य समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मृत्यु एक निश्चित समय पर स्थान पर होगी तो वो एक खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है। वो ये मानने लगता है कि मृत्यु ही उसकी एकमात्र मंजिल है। आगे वो कहता है कि लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी सोच या ऐसी परिस्थितियाँ किसी भी लोकतांत्रिक या इंसानी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि वो जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये धमाका तब हुआ जब कार में बैठे एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर खुद को उड़ा लिया था। जांच एजेंसियों ने आतंकी उमर की मां का डीएनए सैंपल लेकर पुष्टि की है कि कार चलाने वाला शख्स आतंकी उमर ही था और इस धमाके में उसके चीथड़े उड़ गए हैं। इस केस की जांच अभी जारी है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को लेकर CWUC मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो अब बनाए या ना बनाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज उत्तराखंड कांग्रेस के सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक ली। गणेश गोदियाल ने कहा, सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। संगठन की मजबूती को लेकर बैठक में वार्ता की गई। जिला अध्यक्षों ने अपनी बातें रखी हैं, कैसे जिलों में रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए और उन सभी बातों पर संज्ञान लिया जाए। जिलों का फीडबैक भी लिया गया है। पार्टी को जिला स्तर पर कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सभी मुद्दों पर वार्ता की गई है। देहरादून से बड़ी खबर है। राजधानी देहरादून से जहां पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है।
जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी है। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मार दी। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बुलेरो को मौके से सीज भी कर दिया है। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। तहरीर के मुताबिक आर यशोवर्धन दिलाराम चौक से साई मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास पीछे आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क संकरी होने से वो साइड नहीं दे पाए। इसी बात पर गाड़ी सवार युवक भड़क गए। जैसे ही वो मसूरी डायवर्जन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मारकर रोक लिया। मुंबई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 25 लाख रुपए की रिश्वत की शिकायत पर मासगांव सिविल एंड सेशन कोर्ट के क्लर्क टाइपिस्ट चंद्रकांत वासुदेव को 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने ये रिश्वत एक पट्टे भूमि विवाद मामले में एक व्यापारी से ली थी ताकि फैसला उसके पक्ष में जाए। शुरुआत में 25 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 15 लाख जज के लिए और 10 लाख क्लर्क के लिए थे। बाद में ये रकम 15 लाख पर तय हुई। एडिशनल सेशन जज एजाउद्दीन एस काजी का नाम भी एसीबी ने एफआईआर में आरोपी के रूप में शामिल किया है। जब एसीबी की टीम जज के चर्च गेट स्थित सरकारी आवास पर पहुंची तो घर बंद मिला। इसके बाद उन्होंने घर का ताला सील कर दिया और बाहर एक कांस्टेबल तैनात किया ताकि भविष्य में अगर जज वहां आए तो तलाशी ली जा सके। सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र के विल्ली मारकुंडी स्थित मेसर्स घी कृष्णा माइनिंग वर्कर्स की पत्थर खदान में चट्टान धंसने से मलबे के नीचे दबे 6 और शव सोमवार को निकाले गए। इनमें 2 सगे भाइयों के शव भी शामिल हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक ये तय नहीं हो जाए कि खदान में और कोई नहीं फंसा है, तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा। श्रावस्ती के प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही का एक मामला फिर से सामने आया है, जिसमें मरीज के पति ब्रह्मानंद तिवारी ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। इलाज व ऑपरेशन के बदले 55,000 वसूलने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि भिनगा के आकाश नर्सिंग होम में पथरी का इलाज कराने आए थे, लेकिन गलत ऑपरेशन से पूरे पेट में गंभीर संक्रमण फैल गया और हालत बिगड़ने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने डीएम श्रावस्ती को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से ही मरीज की जिंदगी खतरे में है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इसकी जानकारी दी है। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के साथ 100 राफेल की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने ये कदम रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन की सैन्य क्षमता को मजबूत करने के प्रयास के तहत उठाया है। जेलेंस्की फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वार्ता के लिए ऐसे समय पेरिस पहुंचे हैं जब यूक्रेन पर रूसी ड्रोन और मिसाइलों से हमले बढ़ गए हैं। यही नहीं, रूसी बल यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने 100 राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय टेस्ट स्क्वाड में वापस बुला लिया गया है। ईडन गार्डन्स में टीम के ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शामिल होंगे। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। रेड्डी को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन कोलकाता में हुए पहले टेस्ट से ठीक पहले उन्हें रिलीज कर गया था। भारत ए की साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज के लिए भेज दिया गया था। बीसीसीआई पहले ही साफ कर चुका था कि वे दूसरे टेस्ट से स्क्वाड में जुड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें निर्धारित समय से पहले बुला लिया गया है। पहला टेस्ट ईडन गार्डन्स में खेला गया था, जो 2.5 दिन में ही खत्म हो गया है। भारत को इस मैच में 30 रन से हार झेलनी पड़ी। 14 नवंबर से शुरू हुआ मुकाबला 16 नवंबर की दोपहर में ही समाप्त हो गया, जबकि इसे 18 नवंबर तक खेला जाना था। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 और दूसरी पारी में 153 रन बनाए। जवाब में भारत ने पहली पारी में 189 रन और दूसरी पारी में केवल 93 रन बनाए। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 सीजन का आगाज 7 जनवरी से हो सकता है। बीसीसीआई WPL 2026 के सभी मैचों के आयोजन के लिए मुंबई और बड़ौदा के नाम पर मुहर लगा सकती है। कई महिला क्रिकेटर डीवाई पाटिल स्टेडियम को अपना फेवरेट बता चुकी हैं। इसी दौरान में सीजन का सबसे पहला मैच हो सकता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का अगला सीजन 7 जनवरी से 3 फरवरी तक चल सकता है। अगर चीजें मौजूदा स्थिति अनुसार आगे बढ़ती हैं तो फाइनल मैच बड़ौदा के कोताम्बी स्टेडियम में खेला जा सकता है। बड़ौदा लीग की शुरुआत 16 जनवरी से हो सकती है। इससे 5 दिन पहले ही इसी मैदान में भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने इस संबंध में टीम मालिकों से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। अभी औपचारिक स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि टीमों को सीजन शुरू होने की जानकारी WPL ऑक्शन के दौरान दे दी जाएगी, जो 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाला है। मैचों के आयोजन के लिए लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा के नाम पर चर्चा की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई और बड़ौदा के नाम पर मुहर लग सकती है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।